Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. तो आज हम इतिहास की बिल्कुल नींव पर वापस जा रहे हैं NCERT की छठी कक्षा की किताब के पहले अध्याय के साथ। हाँ, अध्याय 1 क्या, कहाँ, कैसे और कब। बिल्कुल। अब सुनने में ये शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन आज हमारी कोशिश इस अध्याय को सिर्फ दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, खासकर ये समझने के लिए कि सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए ये बुनियाद, ये सोच कितनी जरूरी है। सही बात है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। किताब में रशीदा नाम की एक बच्ची है जो अखबार में पढ़ती है 100 साल पहले, और वो सोचने लगती है कि भाई किसी को ये कैसे पता कि इतने साल पहले क्या हुआ था। हाँ, तो चलिए आज इसी सवाल की तह में चलते हैं। बिल्कुल। तो अतीत हमें क्या क्या बता सकता है? मतलब अध्याय कहता है कि हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हाँ, पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ मजेदार तथ्य नहीं है? यूपीएससी के नजरिए से ये जानना क्यों जरूरी है कि कोई 8000 साल पहले जौ खाता था? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहीं पर एक एस्पिरेंट और एक आम पाठक का फर्क पता चलता है। अच्छा। देखिए, ये जानना कि कोई क्या खाता था सिर्फ एक तथ्य नहीं है। अगर हमें कहीं से गेहूं या जौ के दाने मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहां कृषि होती थी। मतलब लोग एक जगह बस चुके थे। एकदम। ये हमें उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समाज की स्थिरता और शायद उस वक्त की जलवायु के बारे में भी बताता है। एक किसान की थाली, आप समझिए, उस पूरे युग की कहानी कह सकती है। वाओ, तो ये डॉट्स कनेक्ट करने जैसा है। मतलब सिर्फ क्या नहीं, बल्कि तो क्या। बिल्कुल। हम शिकारियों, पशुपालकों, किसानों, शासकों के बारे में जानते हैं। ये असल में उस समाज की पूरी संरचना को समझने जैसा है। और यहीं पर इस किताब का शीर्षक हमारे अतीत, मतलब बहुवचन में, बहुत मायने रखता है। हाँ, ये कोई टैबिंग की गलती नहीं है। ना, मुझे हमेशा से दिलचस्प लगा है। और ये बहुत जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि इतिहास लिखने का मतलब ही है चुनाव करना। जब हम सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों की कहानी कहते हैं तो हम किसानों, कारीगरों और महिलाओं की कहानियों को छोड़ देते हैं। सही बात है। अंडमान में रहने वाले किसी शिकारी का अतीत मगध के एक व्यापारी के अतीत से पूरी तरह अलग था। इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, वो समानांतर बहती हुई कई नदियों की तरह है। और यूपीएससी में एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए शायद यही नजरिया चाहिए। एकदम। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि शुरुआती लोगों ने बसना कहाँ शुरू किया। नक्शे में नर्मदा नदी है, सुलेमान, किरथर पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियां हैं। हाँ, इनमें कोई पैटर्न है क्या? हाँ, और वो पैटर्न साफ है। भूगोल, इतिहास और भूगोल का रिश्ता बहुत गहरा है। ओके। चलिए नर्मदा नदी के तट से शुरू करते हैं। कई लाख साल पहले शुरुआती इंसान यहाँ रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे। स्किल्ड गैदरर्स, मतलब भोजन के लिए पूरी तरह जंगल पर निर्भर। हाँ, मतलब वे खानाबदोश थे, भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब हम उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की तरफ। बिल्कुल। लगभग 8000 साल पहले यहाँ हमें गेहूं और जौ उगाने के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और लोगों ने भेड़ बकरी पालना भी शुरू कर दिया। हाँ, और ये सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। क्रांति, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। और ये थी भी। इसे हम नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। सोचिए, पहली बार इंसान भोजन पैदा करने वाला बना, सिर्फ जमा करने वाला नहीं। इसका मतलब था एक जगह बसना, गांव बनाना, आबादी में बढ़ोतरी और अतिरिक्त भोजन। और इसी अतिरिक्त भोजन ने बाद में शहरों, व्यापार और साम्राज्यों की नींव रखी। वाह, तो नर्मदा से सुलेमान किरथर तक का सफर सिर्फ कुछ किलोमीटर का नहीं, बल्कि शिकारी संग्राहक से किसान बनने का हजारों साल का सफर है। एकदम। और फिर हम विंध्य के उत्तर में चावल का जिक्र देखते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरह लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उसकी भी बहुत बात, लगभग 2500 साल पहले गंगा के मैदानों में बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बने, जैसे मगध।
तो यह साफ है कि जीवन हमेशा पानी के स्रोतों के आसपास ही पनपा। हाँ, पानी, उपजाऊ जमीन और आने जाने के रास्ते, सभ्यता के लिए यही 3 चीजें जरूरी थी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है, हमारे देश के 2 नाम, इंडिया और भारत, क्या ये सिर्फ 2 अलग-अलग शब्द हैं या इनके पीछे की कहानियां कुछ और बताती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये सिर्फ 2 नाम नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग दृष्टिकोण है। अच्छा, पहले इंडिया को समझते हैं। ये शब्द इंडस से आया है, जो सिंधु नदी का लैटिन नाम है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि लगभग 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम से आए तो वो सिंधु नदी से परिचित हुए। और उनकी भाषा में स का उच्चारण ह जैसा होता था, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, यूनानियों ने उसे इंडोस कहा। और इसी इंडोस नदी के पूर्व का जो इलाका था उसे उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये नाम हमें एक बाहरी नजरिए से मिला है। ये दिखाता है कि दुनिया हमें कैसे देखती थी, सिंधु नदी के पार की भूमि। और भारत नाम? भारत नाम हमारी अपनी जड़ों से, हमारी आंतरिक परंपराओं से आता है। इसका सबसे पुराना उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो लगभग 3500 साल पुराना संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है। हाँ, ऋग्वेद में भारत नाम के एक जन या कबीले का जिक्र है जो उत्तर पश्चिम भारत में रहता था। धीरे धीरे उसी कबीले के नाम पर पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। मतलब हमारी पहचान की कई परतें हैं। एक नाम बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते को दिखाता है और दूसरा हमारी अपनी वैदिक संस्कृति और इतिहास को। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, ये तो हमारी पहचान के विकास की कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़, ये बाहरी और आंतरिक प्रभावों का एक सुंदर मिश्रण है। ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे मन में रशीदा का वही सवाल घूम रहा है, हजारों साल बाद हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे है? क्या इतिहासकारों के पास कोई टाइम मशीन है? टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन उनके पास जासूसों जैसे औजार जरूर हैं। जासूसों जैसे औजार? हाँ, इतिहासकार सुरागों पर काम करते हैं, जिन्हें हम सोर्स या स्रोत कहते हैं, और ये 3 मुख्य तरह के होते हैं। पांडुलिपियां, शिलालेख और पुरातत्व। एकदम। तो पहले पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। मनु यानी हाथ, तो ये हाथ से लिखी किताबें हुई। जी। ये ताड़ के पत्तों या हिमालय में मिलने वाले भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। इनमें धार्मिक कथाओं से लेकर राजाओं के जीवन, विज्ञान, दवाइयाँ, सब कुछ लिखा होता था। पर इनके साथ एक दिक्कत होगी, ये तो बहुत नाजुक होती होंगी। बहुत ज्यादा। समय के साथ कीड़े ने खा जाते हैं या ये गल जाती हैं, तो जो पांडुलिपियां आज बची हैं वो बहुत कीमती हैं। ठीक है, तो ये उस समय की लाइब्रेरी की तरह है। फिर आते हैं शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं, तो ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम उस समय के सरकारी गजट या आधिकारिक घोषणा पत्र कह सकते हैं। राजा अक्सर अपनी जीत, अपने आदेश या दान पुण्य की बातें पत्थरों पर खुदवाते थे, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए और सब लोग उन्हें पढ़ सकें। सही कहा। अध्याय में कंधार में मिले अशोक के शिलालेख का उदाहरण है, जो यूनानी और अरामी 2 भाषाओं में लिखा है। ये अपने आप में कितना कुछ बताता है कि अशोक का साम्राज्य कितना फैला हुआ था और वो अपनी प्रजा से उन्हीं की भाषा में बात करना चाहता था। और तीसरा और सबसे दिलचस्प स्रोत है पुरातत्व, मतलब आर्कियोलॉजी, जिसमें पुरातत्ववेत्ता जमीन खोदकर पुरानी चीजें निकालते हैं। इमारतें, औजार, सिक्के, बर्तन। हाँ, और ये असल में फोरेंसिक सबूत जैसा है। फोरेंसिक सबूत? वाह, ये तो बहुत अच्छा एंगल है। हाँ, क्योंकि ये चीजें झूठ नहीं बोलती। एक राजा अपने शिलालेख में अपनी महानता का बखान कर सकता है, लेकिन एक साधारण मिट्टी का बर्तन हमें उस समय के आम आदमी के जीवन की सच्ची कहानी बताता है। सही बात है। सोचिए, आज से 2000 साल बाद किसी को हमारा फेंका हुआ क्रेडिट कार्ड मिले, वे उससे हमारी अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और शायद हमारी सामाजिक स्थिति के बारे में कितना कुछ अंदाजा लगा लेंगे। मतलब एक पुराना सिक्का भी इतिहासकारों के लिए वैसा ही एक क्रेडिट कार्ड है। एकदम। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए इसका मतलब ये है कि किसी भी रिपोर्ट को देखते हुए हमेशा ये पूछना चाहिए, ये जानकारी कहाँ से आई, इसे किसने बनाया, इसका क्या एजेंडा हो सकता है। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। ये अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला पार्ट है। इतिहास की बात हो और तारीखों की ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सब स्कूल से BC और AD के बारे में पढ़ते आए हैं। हाँ, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। पर आजकल BCE और CE का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। BC और AD, जैसा हम जानते हैं, समय को मापने का एक ईसाई केंद्रित तरीका है।
अच्छा। लेकिन जैसे जैसे इतिहास का अध्ययन ज्यादा वैश्विक हुआ, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और समावेशी हो। तो बीसीई और सीई उसी जरूरत का नतीजा है? मतलब वही है, बस नजरिया बदल गया है। ठीक समझे। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये दिखाता है कि इतिहास लेखन भी समय के साथ कैसे विकसित होता है। मतलब जिन औजारों से हम अतीत को मापते हैं वे भी बदलते हैं। बिल्कुल। जैसे मिस्र के रोजेटा पत्थर का उदाहरण है, जिससे पुरानी लिपियों को समझा गया। हाँ, एक ही लेख 3 अलग-अलग लिपियों में था और एक लिपि यूनानी थी जिसे विद्वान जानते थे और उसी की मदद से उन्होंने बाकी 2 अनजान लिपियों को भी समझ लिया। ये एक चाबी की तरह था जिसने एक पूरी खोई हुई सभ्यता के दरवाजे खोल दिए। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि इतिहास सिर्फ राजा रानी की कहानियां या तारीखों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये अतीत को समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने ये भी देखा कि कैसे भूगोल हमारे इतिहास की पटकथा लिखता है, कैसे नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपती हैं और कैसे पहाड़ों के पार से आए विचारों ने हमारी संस्कृति को नया रूप दिया। हमने इंडिया और भारत नामों के पीछे छिपे 2 अलग-अलग नजरियों को समझा। और ये भी जाना कि इतिहासकार किसी जासूस की तरह पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातात्विक सबूतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि ये हमें सही सवाल पूछना सिखाता है। मतलब जो जानकारी हमें मिल रही है उसका स्रोत क्या है, वो कितना विश्वसनीय है, उसे किसने और क्यों बनाया, और सबसे जरूरी वो हमें समाज के किस हिस्से के बारे में बताता है और किस हिस्से को अनदेखा कर देता है। ये विश्लेषणात्मक सोच ही किसी भी सिविल सेवा के उम्मीदवार की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, इतिहास तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि दृष्टिकोण का विकास है। अध्याय में एक बहुत मार्मिक बात लिखी है कि शिकारी, किसान और मछुआरों जैसे आम लोगों ने अपने जीवन का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा। हाँ, इसलिए उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इतिहास अक्सर विजेताओं और शक्तिशाली लोगों द्वारा लिखा जाता है। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए है। जरा सोचिए, आज से 2000 साल बाद भविष्य के पुरातत्ववेत्ता को हमारे समय की कोई एक चीज मिलती है। आपके हिसाब से वो कौन सी चीज होगी जो उन्हें हमारे समाज के बारे में सबसे सच्ची और गहरी जानकारी देगी? एक स्मार्टफोन जिसमें हमारी डिजिटल दुनिया कैद है, एक प्लास्टिक की बोतल जो शायद कभी नष्ट नहीं होगी और हमारे उपभोग की कहानी कहेगी, या फिर कुछ और? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.